नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 एवं एसएससी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैं 6 क्लासेस टॉपिक वाइज चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो याद रखिएगा, गिरनार, कंधार एवं टोपरा में अशोक के शिलालेख मौजूद हैं, लेकिन पाटलिपुत्र यानी कि पटना में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, जो कि वर्तमान पटना शहर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, सांची के स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, या फिर पूछा जाता है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं पुष्पमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या बाघभद्र। तो याद रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या बर्मा। तो याद रखिएगा, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में मौजूद था। और अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है पाकिस्तान में कहां था, तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के वर्तमान रावलपिंडी के पास स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन दिया गया है सुबक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या अल्पतगीन। तो याद रखिएगा, गजनी का वह पहला शासक था मोहम्मद गजनबी, जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर पहला सुल्तान कहलाया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो याद रखिएगा, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। सबसे पहले याद रखिएगा, महमूद गजनबी ने वर्ष 1001 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था और 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोमनाथ का आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1025 से 1026 के मध्य महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा, आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कब की गई थी, तो याद रखिएगा, वर्ष 1504 के लगभग सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। तो याद रखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि भारत में गुलाम वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा,
वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 12 जून, डेट सहित याद रखिएगा, 12 जून 1206 को इसके राज सिंहासन के साथ ही इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि लाहौर में अपनी राजधानी किसने शिफ्ट की थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 12 जून वर्ष 1206 में इसके राजाभिषेक के साथ ही गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, मांडा एक सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन पुरातात्विक स्थल था और पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन में है चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो याद रखिएगा, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और मैहरगढ़। तो याद रखिएगा, यह चारों सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन पुरातात्विक स्थल है और मैहरगढ़ से सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मैहरगढ़। इसके अलावा उस समय के बंदरगाह के बारे में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद। तो याद रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले दिया है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई, डेट सहित याद रखिएगा, 5 नवंबर वर्ष 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका प्रचलित नाम हेमू भी था, एवं अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। और एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि अकबर के सेनापति का नाम क्या था, क्योंकि जिस समय पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उस समय अकबर की उम्र काफी कम थी। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, जो कि इनका सेनापति था, बैरम खान है। और इस लड़ाई में, डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556, इस लड़ाई में अकबर की सेना की जीत हुई थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू इस लड़ाई में हार गए थे और भारत में मुगल शासन आरंभ हुआ था, जो कि लगभग 300 वर्ष इसके बाद चला था, यह लड़ाई जीतने के बाद। तो ए का होगा 4। फिर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, तराइन की दूसरी लड़ाई। तो याद रखिएगा, तराइन की मुख्य रूप से 2 लड़ाइयां काफी फेमस या मशहूर हैं। पहली हुई थी वर्ष 1191 1191 में और दूसरी हुई थी 1192 में 1192 में। तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी वर्ष 1192 में किसके मध्य? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। और इसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा हार गए थे और बंदी बना के अफगानिस्तान अपने साथ मोहम्मद गौरी उन्हें ले गया था। और तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो बी का होगा 3। फिर है तालीकोटा की लड़ाई, जो कि साउथ इंडिया की सबसे फेमस एवं सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। तो याद रखिएगा, तालीकोटा की लड़ाई, इसकी भी डेट याद रखिएगा। सबसे पहले तो 23 जनवरी 1565 1565 में दक्कन की संयुक्त सल्तनतों एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुई थी और इसी लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की हार किस युद्ध में हुई थी? तो तालीकोटा की लड़ाई, या कई जगह आपको तालीकोटा कोट भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा। तो सी का होगा ए, विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी तालीकोट की लड़ाई के बाद हुआ था। फिर है पलासी की लड़ाई, आप सभी ने पलासी के युद्ध के बारे में सुना होगा, जिसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों का शासन भारत में आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, पलासी की लड़ाई बंगाल के नवाब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। तो डी का होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश शासन। और अगर इसके डिटेल की बात की जाए पलासी के युद्ध की, तो सबसे पहले तो डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और भारत में
ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार के भाग गए थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब 1757 में कौन था, तो याद रखिएगा मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसने गद्दारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था और सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि 1757 में बंगाल का नवाब कौन था, तो उसका सही जवाब होगा मीर जाफर। अब अगर अपने ऑप्शन की बात की जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मुगल शासन स्टार्ट हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में तुर्की शासन का प्रारंभ माना जाता है। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन और प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ। तो 4312 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था? गालिब का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूछा गया है किस बादशाह के समय था। ऑप्शन में दिया गया है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय। तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय पर था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, आईसीआईसीआई या सेबी। तो याद रखिएगा भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय एवं पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब अगर बात करी जाए सेबी की, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो इसका पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा। और अगर हिंदी में बात की जाए तो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होता है। अब अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। और अगर एक करंट के प्रश्न की बात की जाए तो पूछा जा सकता है कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है, जो कि 1 मार्च 2022 से वर्तमान समय तक यानी कि अभी तक सेबी की अध्यक्ष है। तो इसे भी याद रखिएगा। मुख्यालय मुंबई, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर इसकी दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो पहला तो है बीएसई और दूसरा है एनएसई। बीएसई का पूर्ण रूप होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद है एनएसई, इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2 भारत के राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके अलावा कुल की बात की जाए तो कुल संख्या है 23। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 1662, 1745, 1884 या 1947। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वर्ष 1884 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है यूएसए, यूके, हॉलैंड या भारत। तो याद रखिएगा ग्रीनविच लंदन के पास स्थित है और आप सभी जानते हैं लंदन यूके में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि लंदन से होकर कौन सी नदी गुजरती है या लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा थेम्स नदी के। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? सबसे पहले तो याद रखिएगा मेहरौली दिल्ली में स्थित है। पूछा गया है यहां स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो याद रखिएगा मेहरौली के लोहे स्तंभ की स्थापना या निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराई गई थी। इनका पूरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और इन्हें ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, इसलिए मैंने बताया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने कराया था मेहरौली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण
और कब कराया था, तो याद रखिएगा 375 से 412 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण माना जाता है। तो ऑप्शन में दिया है सदी पूछी गई है, तो चतुर्थ सदी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे एवं एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके की 7वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आरआरबी 2024 वाली प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें मैंने साइंस एवं जीके जीएस की काफी वीडियोस अपलोड की हैं और वह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।